Hello friends, this is Sudhanshu Ranjan and I have come along with the second lecture of electrostatic. In first lecture of electrostatic, I had already discussed about the property of the charges, but in all the properties of the charges, only three properties are very important, which I have discussed in the last part, and those three properties are as follows. First important property, additive nature of the charge. The second important property is conservation of the charge, and third important property is quantization of the charge. These three properties are very important. You have to remember this one. Now in this particular lecture, we'll be discussing about electrostatic force. As I have already mentioned in the last class that this electrostatic force is the characteristics of the stationary charge. I had discussed that four characteristics of a stationary charge. Out of those four characteristics, this is the first characteristic which we have to study. Okay. Now, this force has been defined by Coulomb. There was a scientist, Charles Augustin de Coulomb. He had said that is also known as Coulomb's law. Coulomb's law. Coulomb's law हम लोग यहाँ जो पढ़ने वाले हैं that is स्केलर फॉर्म. इस कुलम्ब्स लॉ को जो हम पढ़ने वाले हैं, कुलम्ब्स लॉ को जो पढ़ने वाले वो स्केलर फॉर्म में भी पढ़ेंगे और वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे. वेरी गुड. जैसा कि हमें मालूम है कि हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, इसका मतलब फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहाँ पर जब मैंने लिखा है कुलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, इसका मतलब है फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, सिर्फ फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में. हैव यू गॉट माय पॉइंट? स्केलर फॉर्म. तो कुलम्ब्स ने ये बोला, कुलम्ब्स ने एक स्टेटमेंट दिया. वो स्टेटमेंट क्या था? उन्होंने बोला कि मान लिया जाए ये एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, एक चार्ज प्लस Q1 है. वेरी गुड. अब इस चार्ज पे मान लिया जाए सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज नहीं रखा हुआ है. सराउंडिंग में अगर दूसरा चार्ज नहीं रखा हुआ है तो क्या इस चार्ज पे कोई फोर्स लगेगा? तो उसने बोला सराउंडिंग में कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा. लेकिन आप लोग बोलोगे इसमें फोर्स तो लगना चाहिए. इसमें अगर ये चार्ज है, अगर चार्ज है तो इसमें मास होगा, और मास होगा तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगना चाहिए. लेकिन मैंने आगे यहाँ पर बोला है कि ये जो कुलम्ब्स लॉ और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है. जस्ट रिमेंबर दैट this is valid only for the point charge. There is a force of attraction or force of repulsion that will be valid only for point charge. अगर मैं ये point charge मानता हूँ तो मान लो कि मैं point charge में मैं एक इलेक्ट्रॉन मान ले रहा हूँ. point इलेक्ट्रॉन को मैंने एक पॉइंट मान लिया. अब इलेक्ट्रॉन का जो मास है, वो इलेक्ट्रॉन का मास हमें पहले से मालूम है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Have you got my point? तो अगर मैं ये मानता हूँ मैं, तो जस्ट इमेजिन कि ये मास इतना है. अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, और mg लगने पर मास इसका मैंने ये माना g हमारा अगर 10 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मास कितना होता है? mg कितना हो जाएगा? 9.1 into 10 to the power minus 30 kg. Have you got my point? So the force due to this gravity on this static charge or on this point charge is way small. That's why we don't consider the gravitational force while going for the electrostatic force. Electrostatic force exists in between the charges. But when we talk about the gravitational force, this happens due to gravity. तो अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होगा, तो हमने क्या बोला कि अगर इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज नहीं है तो क्या इस पे फोर्स लग रहा है? कोई फोर्स नहीं लगेगा. इस पे एक फोर्स लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नेग्लिजिबल है. लेकिन अगर मैंने बोला कि ये पॉइंट चार्ज के बगल में अगर मैंने एक और पॉइंट चार्ज रखा और वो पॉइंट चार्ज है प्लस Q2. वेरी गुड. अगर ये पॉइंट चार्ज प्लस Q2 है तो क्या ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा? हाँ, ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा. इस चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस चार्ज पे फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगाएगा. रेडियली आउटवर्ड.
इसका मतलब इस चार्ज पे फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इसकी वजह से। तो इस फोर्स को हमने नाम दिया F12। F12 मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू चार्ज 2। वेरी गुड। अच्छा, इस पे अगर फोर्स लग रहा है तो क्या इस पे फोर्स नहीं लगेगा? इस पे भी एक फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है? F21। क्यों लिखा हमने F21? बिकॉज यहाँ पे चार्ज 2 पे फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? 1 की वजह से, इसलिए हमने F21 लिखा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पर जो दो चार्जेस पे फोर्स लग रहे हैं, एक चार्ज पे फोर्स लग रहा है F12 और दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रहा है F21। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कुलम्ब्स ने क्या कहा? कुलम्ब्स ने ये कहा कि अगर दो चार्ज आपके पास है, मान लिया जाए एक चार्ज यहाँ पे और दूसरा चार्ज यहाँ पे, और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन अगर R है, तो वहां पे एक फोर्स लगेगा, है ना? दोनों चार्जेस पे एक फोर्स लगेगा। अगर दोनों चार्ज की पोलैरिटी सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर दोनों चार्ज की पोलैरिटी अलग अलग है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तब भी दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तब भी दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जस्ट रिमेंबर दैट। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर जो फोर्स डेवलप करेगा, यहां पे जो फोर्स डेवलप करेगा, कुलम्ब्स के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला कि यहां पे जो फोर्स है दैट इज फोर्स F12। हमने यहां पर बोला स्केलर फॉर्म, तो स्केलर फॉर्म के लिए हमने क्या किया? सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। सो यहां पर जो F12 जो फोर्स है और यहां पे जो F21 फोर्स है, ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उन्होंने कुलम्ब्स ने ये बोला कि दोनों पे लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है ये किसके प्रोपोर्शनल होंगे? तो उन्होंने बोला कि ये मैग्नीट्यूड होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या हो गया? Q1 into Q2। हैव यू गॉट माय पॉइंट? एंड एट द सेम टाइम ही हैड सेड दैट the force is inversely proportional to a square of the separation between these two charges. Have you got my point? 1 by r square. What I have written down, that magnitude of these two forces are equal, and which is proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the separation between these two charges. Have you got my point? So finally he had said that I am just writing down this F12 and F21 as force, that is F. Okay, F, and F is directly proportional to what? Q1 into Q2 divided by R square. When we remove this proportionality, then what will happen? There will be a proportionality constant K into Q1 into Q2 divided by R square. अब ये जब मैं पूछूं कि ये K क्या है, तो हर जगह पे जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी कभी भी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो यहां पर जो K है उसको हम लोग बोलते हैं कुलम्ब्स कांस्टेंट। कुलम्ब्स कांस्टेंट। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये K, तो इसका मतलब है जब भी हमारे पास दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन अगर R है, तो वहां पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा? K into Q1 into Q2 divided by R square, as I have already mentioned, है ना? तो ये लग रहा है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो K है, इस K की कुछ वैल्यू होगी। K की वैल्यू हमेशा, इसको बोलते हैं K की जो वैल्यू है वो 9 into 10 to the power 9। लेकिन पॉइंट ये है कि K एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या इस फिजिकल क्वांटिटी की कुछ यूनिट है? तो अभी इसके यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं साइड में लिख सकता हूं K, इस इक्वेशन को रिलेट करते हैं, F फोर्स इज इक्वल टू K into Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय, तो K को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फोर्स इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो अगर मैं K की यूनिट लिखूं तो K की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर कुलम, यहाँ भी कुलम, तो कुलम स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। इसका मतलब इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। एट द सेम टाइम व्हाट इज दैट? K की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, है ना?
1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो आप लोग ये सोचोगे कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की क्या यूनिट होगी। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट है, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई के। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 पाई की कोई यूनिट होती नहीं है, क्योंकि 4 पाई एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। और के क्या है, के की हमने यूनिट देखी है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अगर मैं रेसिप्रोकल करूं कि अगर मैं इसकी यूनिट करूं तो 1 डिवाइडेड बाय के की जगह पर मैं लिखूंगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वेरी गुड। जब मैं ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसकी यूनिट को हम लोग लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होगी वो होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इसके अलावा एक और यूनिट है जिसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे, स्पेशली इन द केस ऑफ कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर एक और यूनिट है इसकी, जिसका नाम है फैराड। फैराड पर मीटर। क्या नाम है? फैराड पर मीटर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? एफ, कैपिटल एफ। हैव यू गॉट माय पॉइंट? कैपिटल एफ पर मीटर। सो एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट, इन्होंने कूलम्स ने एक स्टेटमेंट दिया, एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे बोलेंगे? उन्होंने बोला कि when there are two charges and those two charges are separated with a distance of r, then there will be force exerted on those two charges. Those forces will be equal in magnitude and those forces is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to a square of the distance between those two charges. Have you got my point? So इससे मैंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, k इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब जो बात ये है कि अगर यहाँ बात कर रहा हूँ Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के बराबर है, इसका मतलब है कि अगर इस चार्ज को हम बढ़ाते हैं, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, तो मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर फोर्स बढ़ेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं सेपरेशन बढ़ाऊं, दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन बढ़ाऊं, तो फोर्स घटेगा। ये ऑब्वियस सी बात है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। दिस इज लॉ। तो इसमें अगर मैंने बोला कि सेपरेशन पहले 1 मीटर था, अब सेपरेशन मैंने 2 मीटर कर दिया, तो बताओ फोर्स कितना बढ़ेगा या घटेगा? तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने इस सेपरेशन को 2 मीटर कर दिया, तो जो फोर्स है वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? 4 टाइम्स क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैंने सेपरेशन को डबल किया तो फोर्स क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। आप बोलोगे, फिर एक चीज आपके दिमाग में होगा, सर ये कैसे डिराइव किया गया, है ना? ये डिराइव नहीं किया गया। दिस इज द लॉ। लॉ इज नेवर डिराइव्ड, लॉ इज गिवन बाय समवन, है ना? एक स्टेटमेंट होता है जो हर एक साइंटिस्ट अपना एक स्टेटमेंट देता है। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें भी बहुत 3 लॉ दिए गए, उसमें क्या है, कोई डेरिवेशन नहीं है। देयर इज नो डेरिवेशन ऑफ एनी लॉ। तो यहाँ पर भी हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये क्या है, लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई डेरिवेशन नहीं। उसने सिंपल बोल दिया ये प्रैक्टिकल है। इन्होंने प्रैक्टिकली ऐसा देखा, ऐसा रियलाइज किया कि जब हम दो चार्जेस लेते हैं तो उसमें जो फोर्स लगता है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बराबर होता है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? सो विद दिस इज द कूलम्स लॉ। हैव यू गॉट माय पॉइंट? now when we are studying this electrostatic force, then definitely we must study the properties of this force. What is this force and how could we define it? As I have already defined what is the force, and this is also known as Coulomb's law. अब इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पहले ही मैंने मेंशन कर दिया। पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये जो दोनों फोर्स है वो बराबर होते हैं। क्या होता है? ये जो दोनों फोर्स है वो बराबर होते हैं। मैं रब कर रहा हूं।
ये जो दोनों फोर्स है ये बराबर होते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। वेरी गुड, ये पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको मैं फर्स्ट कर दे रहा हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, ये जो F12 है ये माइनस F21 के बराबर है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब क्या, ये दोनों फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मान लो यहां पर Q1 एंड Q2 दोनों की पोलैरिटी सेम है, अगर ये माइनस Q1 और माइनस Q2 होता है तभी दोनों की पोलैरिटी सेम होती है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं कि चलो मैंने इसको मान लिया प्लस Q1 और इसको मैंने मान लिया माइनस Q2। ये पॉइंट चार्ज है ना, जस्ट रिमेंबर दिस इज द पॉइंट चार्ज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। इसको हमने लिखा F12। क्यों लिखा F12? क्योंकि फोर्स 1 पे लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। और इसको हमने क्या लिखा, F21। क्लियर? अभी भी ध्यान से देखें तो दोनों में फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए यहां पर क्या लिखा गया, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, these forces act on two different bodies। जो आपको दिख भी रहा है, यहां पर दो चार्जेस लिया, मतलब दो डिफरेंट बॉडी है, जिस दो डिफरेंट बॉडी पे ये एक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों फोर्स दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट कर रहा है। जब भी ये तीनों केस अवेलेबल हो, जब भी ये तीनों कंडीशन अवेलेबल हो, जस्ट रिमेंबर आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस लाइन कि अगर जब भी ये तीनों केस अवेलेबल हो तो ये तीनों केस मिलकर न्यूटन्स के रिएक्शन पेयर को सेटिस्फाई करता है। किसको सेटिस्फाई करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। आपसे कभी भी पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर के होने के लिए आपके पास दो बॉडी का होना जरूरी है और दोनों बॉडी पे लगने वाला फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? दोनों बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स है वो बराबर भी होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन अवेलेबल है, इसका मतलब है ये न्यूटन एक्शन रिएक्शन पेयर को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विद दिस हम लोग ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन को पेयर को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस लॉ satisfies action reaction pair। This law satisfies action reaction pair। Have you got my point? Now the fifth property। Fifth property is what? This is also very important, है ना। Fifth property क्या है, यहां पर जो बोला गया कि ये दो जो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन आ रहा है और ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छा, तो ये चीज तो हम लोग ये भी बोल सकते थे कि अगर ये चार्ज यहाँ पे, ये चार्ज यहाँ पे, तो एक फोर्स इधर लग रहा हो और एक फोर्स इधर लग रहा हो। ये चार्ज मैंने Q1 बोला और ये चार्ज Q2 बोला, यहाँ पर सेपरेशन आ रहे ऐसा। अभी भी तो देख, एक फोर्स इधर है और दूसरा फोर्स इधर है, ये दोनों फोर्स अभी भी मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों फोर्स बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे। कब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पर जो फोर्स है ये इस डायरेक्शन में है, अपोजिट तो है लेकिन इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स को जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इन दो चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन में, या तो ये इधर है या तो ये इधर है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब इन दो चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन कौन सा है, इन दो चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन ये है और इस लाइन के डायरेक्शन में ही ये फोर्स लग रहा है, या तो इधर लग रहा है या तो इधर लग रहा है। तो ये क्या बोला जा रहा है कि ये जो फोर्स है, these forces act along the line joining of these two charges। Once again I am repeating it, these two forces act along the line joining of these two charges। जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि कोई फोर्स किसी भी दो चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन में हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। इट इज नॉन एज सेंट्रल फोर्स। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इट इज नॉन एज सेंट्रल फोर्स। क्या मैंने बोला कि अगर कोई भी फोर्स, दो फोर्स
किसी भी दो बॉडी के को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन में हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। वेरी गुड। सो हमने ये 5 प्रॉपर्टी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप लोग बार बार हर जगह पे पढ़ोगे वो है कि कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर जो हम लोग फोर्स है ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में कि ये कंजर्वेटिव क्यों है और नॉन कंजर्वेटिव। तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप लोग सोचोगे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या। तो मैं आपको एक लाइन में एक समझा रहा हूं, फिर आपको नेक्स्ट कभी भी आपको इसके बारे में बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो किसी के पाथ पे डिपेंड नहीं करता, एक ऐसा फोर्स जो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसे कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और एक ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड करता है उसे हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि अगर मैं किसी एक बॉडी को मेरे हाथ में यहाँ पे, तो मैं यहां से अगर बॉडी को इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट ले जा रहा हूं तो मैं अगर ऐसे ले जाऊंगा तो यहां से यहां तक लगने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, और फिर इसी बॉडी किसी एक बॉडी को यहां से ऐसे ले जाऊं तो यहां पे लगने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे सीधा लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, अलग अलग डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग होगा। इसका मतलब है कि अगर पाथ अलग अलग हो और फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। हैव यू गॉट माय पॉइंट। सो दीज आर द 6 properties you have to remember. As I have already mentioned that these 3 properties satisfy action reaction pair, okay, and all these 4 satisfy the central force. Have you got my point? And the last one is conservative force. Okay. Now there are some limitations of this force. There are some limitation of this electrostatic force. So limitations क्या है उसको भी देख लेते हैं. Limitations. So पहला important limitations क्या है कि ये जो force होगा वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होंगे। ये जो फोर्स है वो किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए। अगर मैं यहां पर आपको बोलूं कि यहां पर एक बैलून है, यहां पे एक बैलून है और इस बैलून पे चार्ज है, बैलून का कुछ रेडियस होगा, यहां पर भी बैलून है उसमें भी कुछ चार्ज है, अब दोनों बैलून पे फोर्स लग रहा है, तो यहां पर क्या फोर्स इस तरीके से वेरीफाई कर पाएंगे, जो हमारा जो मैंने इक्वेशन लिखा था फोर्स इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्या हम उस तरीके से वेरीफाई कर पाएंगे? नहीं, उस तरीके से वेरीफाई नहीं, उस तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर जो फोर्स है वो किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। तो सबसे पहला लिमिटेशन, इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। Have you got my point? It is only valid for point charges. दूसरा लिमिटेशन क्या है कि अगर चार्जेस मूव कर रहे हो, अगर चार्जेस मूव कर रहे हो तो इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगा सकते। इसका मतलब है if two charges are moving, force can't be applied। फोर्स तो लगेंगे लेकिन उस फोर्स को हम लोग इस तरीके से नहीं लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, है ना। तो अगर चार्ज मूव कर रहे हो, अगर दोनों चार्ज मूव कर रहे हो, अब ध्यान से सुनिए कि जो मैं बोलने वाला, इसका मतलब है जब भी हम लोग लिखेंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे तो स्टेशनरी चार्जेस के लिए लिखेंगे, मूविंग चार्जेस के लिए नहीं लिखेंगे। लेकिन एक और कंडीशन है कि हमारे पास अगर दो चार्ज है उसमें से एक चार्ज स्टेशनरी और दूसरा चार्ज मूव कर रहा हो तो वहां पे हम लोग लगा सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या मैंने बोला कि अगर एक चार्ज है, एक चार्ज स्टेशनरी और दूसरा चार्ज मूव कर रहा है तो वहां पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों चार्ज मूव कर रहा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगा सकते। हैव यू गॉट माय पॉइंट? सो फाइनली मैंने यहां पर आपको बताया कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फोर्सेस एंड व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द फोर्सेस। हैव यू गॉट माय पॉइंट?
सो अगर हम लोगों ने ये फोर्स के बारे में समझ लिया तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, है ना। तो हम लोगों का सिंपल न्यूमेरिकल, मैं यहाँ पर सिंपल न्यूमेरिकल पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे अगर मैंने पूछा कि मान लिया जाए हमारे पास दो चार्ज है, कितने चार्ज है, हाउ मेनी चार्जेस, 2 चार्जेस। मैंने इसको बोल दिया Q1 है और इसको बोल दिया Q2 है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने बोल दिया 1 मीटर है। क्या है, 1 मीटर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पर जो स्मॉलेस्ट फोर्स होगा वो कितना होगा, स्मॉलेस्ट फोर्स कितना होगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट। मैंने क्या बोला कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, चार्जेस कौन कौन से, एक Q1 और एक Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 1 मीटर। तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट फोर्स वो कितना होगा, और उस स्मॉलेस्ट फोर्स के लिए इन दो चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो एक ऑप्शन है, ऑप्शन मैं दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है KE², दूसरा ऑप्शन है K/E², तीसरा ऑप्शन है K/E, चौथा ऑप्शन है K/E। हैव यू गॉट माय पॉइंट। ये चारों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, तो आप ध्यान से देखें। तो मैंने क्या बोला, ये Q1 × Q2। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम ये किसकी बात पूछ रहे हैं, स्मॉलेस्ट फोर्स, मतलब हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। हमने अभी तक डिस्कस किया है सिर्फ स्केलर फॉर्म, है ना। तो सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग फोर्स निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो फोर्स इज इक्वल टू K। यहाँ पर कौन कौन से चार्जेस है, यहाँ पर फॉर्मूला है K × Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई R²। Q1 यहाँ पे, Q2 यहाँ पे, और R कितना है, 1 मीटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1²। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे, K × Q1 × Q2। वेरी गुड, ये फोर्स है K × Q1 × Q2। लेकिन यहां पर पूछा गया स्मॉलेस्ट फोर्स, दुनिया का सबसे छोटा फोर्स, मतलब सबसे छोटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना होगा। तो ये बोला गया कि अगर ये Q1 और Q2 का मल्टीप्लीकेशन है, ये K तो हमेशा रहेगा यूनिवर्सल, यहाँ पर ये कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी मैंने बोला है कि जो सबसे छोटा फोर्स होगा ये चार्ज पे डिपेंड करेगा, और ये चार्ज, अगर ये फोर्स सबसे छोटा है तो ये चार्ज भी सबसे छोटा होना चाहिए। तो चार्ज सबसे छोटा कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन, हम लोगों को मालूम है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर ये चार्ज इलेक्ट्रॉन हो तभी तो सबसे छोटा हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, KE²। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब इस तरीके से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लिया जाए हमने यहाँ पर लिखा कि यहाँ पर हमारा चार्ज है 3 कूलम, और यहाँ पर हमारा चार्ज है 6 कूलम, और बीच में ये जो सेपरेशन है, ये मैंने बोला ये है हमारा 6 मीटर, ये सेपरेशन 6 मीटर, और ये जो सेपरेशन है ये 3 मीटर का, और ये 3 मीटर। वेरी गुड। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे एक चार्ज रखा गया है, वो चार्ज कितने कूलम का रखा गया। मान लो वो चार्ज 3 कूलम का रखा गया है। हैव यू गॉट माय पॉइंट। जस्ट रिमेंबर दैट इस चार्ज को, इस दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में रखा गया है, सेंटर पॉइंट पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द नेट फोर्स एट द पॉइंट P। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नेट फोर्स एट पॉइंट P। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि अब इस पॉइंट पे, इस चार्ज पे क्या कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं। एक तो इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा ऑब्वियसली, एक तो इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, और एक इस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, है ना। दो अलग अलग चार्ज की वजह से यहां पे फोर्स लगेगा। तो पॉइंट ये है, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा था, क्या इसके आने की वजह से इसके फोर्स में किसी तरीके का कोई चेंज आएगा। ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। इस चार्ज की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा, है ना। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। वेरी गुड, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगे इसकी वजह से। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसकी वजह से इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट। लेकिन मैंने बोला कि इस
चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा था, क्या इस चार्ज की वजह से इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो पहले वाले फोर्स को कम करेगा, ज्यादा करेगा या सेम रखेगा? तो ध्यान से सुनिए कि यहां पे इस चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आएगा अगर दूसरा चार्ज आए या ना आए। हैव यू गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब अगर मैं पूछूं ये फोर्स तो इधर जा रही है और ये फोर्स इधर जा रही है, मैंने इसको पॉइंट 1 मान लिया, इसको पॉइंट 2 मान लिया, तो मैंने पूछा फोर्स ड्यू टू 1, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं, फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ड्यू टू 1 कितना होगा? तो फोर्स ड्यू टू 1 हम लोग क्या लिखेंगे, K इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 कितना मान लेते हैं 3 यहाँ पे, Q2 कितना यहाँ पर 3 है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R कितना 3, मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन 3, तो हम लोग लिखेंगे 3 स्क्वायर, ये 3 कैंसिल, मतलब 3K न्यूटन। लेकिन ये 3K न्यूटन किधर जा रहा है, इधर है ना, इसकी वजह से इस पे इधर लग रहा है, ये डायरेक्शन हमने देखा इस साइड जा रही है, क्लियर। अब F2 मतलब इस 2 की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो चेक कर रहे हैं, तो F2 कितना लिखें, K इंटू Q1 मतलब 6 इंटू 3, यहाँ पे 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन 3 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये 3 कैंसिल, तो ये क्या होगा K, क्लियर है। तो यहाँ 3 स्क्वायर, सो ये 3 कैंसिल, ये 2, इट मींस इट इज 2K न्यूटन। अच्छा, ये जो फोर्स इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, इधर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नेट फोर्स बताना क्या होगा, नेट फोर्स, एक फोर्स इधर लग रहा है, कोई मुझे यहां पर मैं खड़ा हूं, एक इधर कोई खींच रहा है मुझे, दूसरा इधर कोई खींच रहा है, अब मैं किधर जाऊंगा, जिधर ज्यादा फोर्स होगा उधर जाऊंगा। तो नेट फोर्स मान लो इधर 5 न्यूटन लग रहा है और इधर 2 न्यूटन लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये 2 न्यूटन इस 5 न्यूटन की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 न्यूटन कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स इधर 3 न्यूटन लगेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? उसी तरीके से यहाँ पे इस चार्ज पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो इधर और एक तो इधर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो कितना है, यहाँ पर 2 न्यूटन इधर लग रहा है और 2K न्यूटन इधर और 1K न्यूटन इधर, इसका मतलब है 2K माइनस K, इसका मतलब है K न्यूटन, और K की वैल्यू मालूम है हमें 9 इंटू 10 टू द पावर 9। हैव यू गॉट माय पॉइंट? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ, वो क्लियर है कि यहाँ पे इस P पे लगने वाला फोर्स 2 है, ठीक है, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा, इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, इसकी वजह से इस पे लगने वाले फोर्स के कारण से कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। इसको अलग तरीके से हम कैसे समझते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, मान लिया जाए हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे एक चार्ज माइनस Q2 है। अब मैं बोलूं कि ये Q1 और Q2, इस Q1 की वजह से इस Q2 पे फोर्स कितना लगेगा, इधर लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, इधर लगेगा, और इस फोर्स को हमने बोला F21, क्लियर। जब ये चार्ज था तो इस पे फोर्स लग रहा था F21, इस चार्ज पे Q2 पे, वेरी गुड। लेकिन मैंने बोला कि एक थर्ड चार्ज आ गया, मान लो एक थर्ड चार्ज आ गया, मान लो यहां से एक थर्ड चार्ज आ गया Q3। अच्छा, तो Q3 भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो Q3 भी यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दिस टू चार्जेस के डायरेक्शन में ही होगा फोर्स। तो ये क्या है, यहाँ पे 2 पे फोर्स लगा रहा है, किसकी वजह से, 3 की वजह से, तो ये F23, वेरी गुड। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो F21 था, इस चार्ज के आने की वजह से क्या F21 कम हो गया या सेम रहेगा या ज्यादा हो जाएगा? हैव यू गॉट माय पॉइंट? F21 पूछा है मैंने, F21 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ये Q1 था तो Q1 के कारण से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर था, ये जब Q3 आया तो एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर आया, ये फोर्स में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है, समझ में आ रहा है? मतलब इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे लगने वाला जो पहले वाला जो फोर्स था, उस फोर्स में किसी तरीके का चेंज नहीं आएगा कभी अगर तीसरा कोई चार्ज आ जाए। हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब फोर्स ऑन एनी चार्ज
is independent of presence or absence of any other charges. Have you got my point? या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी दो चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन किसी तीसरे चार्ज के आने या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता. Have you got my point? Have you got my point? So clearly यहाँ पर मैंने ये बताया है, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन एनी टू चार्जेस, those force of attraction or the repulsion is independent of presence or absence of other charges. Have you got my point? That is known as superposition principle. Write down superposition principle. Have you got my point? लेकिन हमारे रियल लाइफ में अगर मैं बात करूं, तो हम अगर मान लिया जाए कि कोई एक what to say, I have to say because we all are the science, we all are the student of science, so we must understand, we must realize it in our daily life that how does it behave. हम नेचुरल लाइफ में अगर हम लोग देखें तो नेचुरल लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी के बीच में अगर कोई एक लड़का है एक लड़की है, उनके बीच में अगर किसी तरीके का रिलेशन है तो कोई तीसरा बंदा आ जाता है, देयर इज ए लव इन बिटवीन बोथ ऑफ देम. लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा आ जाता है उस लड़की के लाइफ में, तो क्या हो जाता है, ये जो पहले से जो यहाँ पर प्यार था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है जब वो दूसरा बंदा आ जाता है. Have you got my point? लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं कूलम्ब्स लॉ में कि यहाँ पर जो चार्ज है, इसके आने से, इस थर्ड चार्ज के आने से और ना आने से इसके फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है. Have you got my point? इसके फोर्स में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं है ना. सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हमारे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. रियल लाइफ में अगर तीसरा कोई आ जाता है तो पहले का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो जाता है. Have you got my point? So clearly, superposition principle states that the force of attraction or the repulsion in between any two charges will be independent of the presence or absence of any other charges. Just remember it. With this, I would like to conclude my lecture. In the next class, we'll be only solving the number of numericals related to the electrostatic force. Thereafter, we will start electric field. Thank you. Thank you very much.